वेलकम बैक एवरीवन। आज हमने दो टॉपिक कवर करने हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है चेंजेस मेड बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये हम एमरजेंसी प्रोविजंस तक कवर करेंगे क्योंकि वहीं तक ही हमने अपनी पॉलिटी को कवर करा है। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं पर कोड करना हो और वनडे एग्जाम के लिए तो ये डेटा इम्पॉर्टेंट है ही। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने देखना है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड के सीएम के अगेंस्ट अभी तक इससे रिलेटेड केस कंटिन्यू है। 2022 में स्टार्ट हुआ था, 2023 में भी वो कंटिन्यू है, तो ये भी देखना है। इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखेंगे। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट दिया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, वो क्या है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं चेंजेस मेड बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितनी भी चेंजेस लाई गई इस 44 अमेंडमेंट के थ्रू। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि जो 19(1)(f) और आर्टिकल 31, पहले ये दोनों फंडामेंटल राइट का पार्ट होते थे। 19(1)(f) क्या है? इसमें बोला गया है कि हर एक सिटीजन के पास राइट है। ये पहले ही वाली बात बोल रही हूँ कि पहले क्या था ये बोलता ये आर्टिकल 19(1)(f) क्या कहता था कि हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, उसको सेल भी कर सकता है। और आर्टिकल 31 कहता था कि हर एक सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों की यहाँ पर बात करी गई थी कि दोनों के पास ही राइट है कि उनको उनकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव ना करा जाए, दैट इज उनकी प्रॉपर्टी को उनसे छीना ना जाए। बट 44 अमेंडमेंट एक्ट ने इन दोनों को ही डिलीट कर दिया और अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। अब इनको बना दिया गया है एक लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, इसको अगर लीगल राइट बना दिया गया है तो इसका मतलब है कि पहले तो जैसे फंडामेंटल राइट की वायोलेशन होती है तो डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अब क्योंकि ये एक लीगल राइट है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते। दूसरा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई चेंजेस लेके आने हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी। बट अब प्रॉपर्टी क्योंकि एक फंडामेंटल राइट नहीं है बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट, तो अब अगर पार्लियामेंट ने कोई भी चेंजेस लेके आने हैं तो बाय एक सिंपल लॉ मेकिंग से, ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग से ही वो चेंजेस लेके आ सकता है। तो पहली चेंज थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट इसने चेंजेस क्या लेके आइए आर्टिकल 22 से रिलेटेड, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। पहले क्या सिनेरियो था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो पीरियड है वो हमें पता है कि 3 मंथ का है। ये मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं, बस यहाँ पर एक तो रिवीजन हो रही है और साथ में हम देख रहे हैं कि 44 ने ये चेंजेस करी हैं। 3 मंथ का पीरियड है कि किसी भी इंसान को 3 मंथ के लिए अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कन्फाइन करा जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। बट 44 अमेंडमेंट ने क्या कहा कि इस पीरियड को कम करके कर दिया जाए 2 मंथ विदाउट ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है ये चीज़। अब दूसरी चेंजेस लेके आए थी ये आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। 2 माइनॉरिटीज़ की बात करी गई है। इनको फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 30 के दोनों ही अपने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, यहाँ पर सेंटर की बात हो रही है, इसको स्टेट बोला गया है कि स्टेट के पास राइट है कि वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है जहाँ पर जिस जगह पर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करा गया है उस प्रॉपर्टी को स्टेट जो होगी वो अक्वायर कर सकती है। क्योंकि अब देखिए, प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसी की वजह से ही इस प्रॉपर्टी को बाय स्टेट अक्वायर करा जा सकता है। बट क्योंकि ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है तो एक प्रॉपर कंपनसेशन देनी होगी स्टेट को, और ये कंपनसेशन इतनी तो होनी ही चाहिए कि इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फंडामेंटल राइट की वायोलेशन ना हो। अब ये कौन सी वायोलेशन की बात करी गई है
कि ये कंपनसेशन इतनी तो होनी ही चाहिए कि कहीं और जाकर ये अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर पाएँ। ऐसा ना हो कि ये कंपनसेशन इतनी कम हो कि कहीं और इस्टेब्लिश भी ना कर पाएँ और जो इनके पास प्रॉपर्टी थी स्टेट के द्वारा वो भी ले ली गई, तो इनके फंडामेंटल राइट की वायलेशन भी नहीं होनी चाहिए। डीपीएसपी से रिलेटेड सिर्फ एक ही चेंज ऐड करा गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट से, वो है आर्टिकल 38 से रिलेटेड। आर्टिकल 38 में 2 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट तो नॉर्मल एग्जिस्ट करता है, जो सेकंड है वो 44 अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड करा था। वो क्या कहता है कि इन इक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करा जाएगा। इन इक्वालिटीज़ किस में थी? एक तो इनकम में, दूसरी स्टेटस में, ऐसे ही फैसिलिटीज़ में और ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ में। ये 4 चीज़ों को ऐड करा गया था कि इन 4 चीज़ों में इन इक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करा जाएगा। ये 38 की जो क्लॉज थी वो भी 44 अमेंडमेंट एक्ट ने ही ऐड करी। अब सबसे ज़्यादा चेंजेस आई थी एमरजेंसी से रिलेटेड। एमरजेंसी का चैप्टर हमने कवर कर लिया है। देखिए ये अब यहाँ पर ना एक तो रिवीजन हो जाएगी और साथ में ही पता भी चल जाएगा कि 44 के थ्रू कौन कौन सी चेंजेस ऐड हुई हैं। ऐसे ही मैं 40 जो सेकंड होगी उससे रिलेटेड भी सारी की सारी बता दूंगी वो किसी और वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे कि नेशनल एमरजेंसी से क्या चेंजेस आई थी। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी क्लॉज, जो एक प्रोविजन एग्जिस्ट करती थी नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए, वो थी इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसका मिसयूज़ करा गया था 1975 में। उसके बाद 44 अमेंडमेंट एक्ट ने इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर ऐड कर दिया आर्म्ड रिबेलियन। अब अगर हमारी कंट्री में इंटरनल इमरजेंसी की सिचुएशन है, मतलब कि लोगों के द्वारा ही गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट आर्म्ड रिबेलियन करा जा रहा है, अम्यूनिशंस आर्म्स वगैरह का यूज़ करा जा रहा है, हथियारों का यूज़ करा जा रहा है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, तो उस केस में ही नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी जगह पर पीसफुल प्रोटेस्ट करा जा रहा है लोगों के द्वारा, उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी को नहीं लगाया जाएगा। और कौन सी इससे रिलेटेड वैसे प्रोविजंस हैं? एक तो है वॉर और दूसरी है एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर ये वाली सिचुएशंस होंगी तो उस केस में एक्सटर्नल इमरजेंसी के बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। अब सेकंड इसमें क्या बोला गया कि देखिए पहले क्या होता था, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में इंदिरा गांधी ने सिंपल प्रेसिडेंट को बोल दिया कि आप इसके बेसिस पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए। कैबिनेट से कोई भी ओपिनियन नहीं ली गई, कैबिनेट ने कोई भी एडवाइस नहीं दी। 44 अमेंडमेंट ने क्या बोला कि अब अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो कैबिनेट की रिटन एडवाइस चाहिए होगी, तभी नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करा जा सकता है। सिंपल प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकते। थर्ड इसने बोला कि 38 अमेंडमेंट एक्ट ये क्या कहता था कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो दैट विल बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि कोर्ट में इससे रिलेटेड कोई भी अगर कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं नेशनल इमरजेंसी के बाद, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता। इस 38 अमेंडमेंट एक्ट ने बोला, चाहे इंटेंशंस मैलाफाइड ही क्यों ना हो। तो फिर इसी 38 अमेंडमेंट एक्ट को 44 ने रिमूव कर दिया। अब क्या है, अब नेशनल इमरजेंसी इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अगर मैलाफाइड इंटेंशंस हैं, इररेलीवेंट फैक्ट्स के बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, तो उस केस में इसको कोर्ट में चैलेंज करा जा सकता है। और इसने क्या ऐड करा, देखिए पहले क्या था, 2 मंथ का पीरियड था, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद फिर वो दोनों हाउसेज जो पार्लियामेंट के होंगे, लोकसभा राज्यसभा, विद इन 2 मंथ उसको अप्रूवल देते थे। 44 ने ये पीरियड कर दिया 1 मंथ और साथ में ही बोल दिया कि स्पेशल मेजॉरिटी से ही दोनों हाउसेज इसको अप्रूव करेंगे। पहले क्या था, सिंपल मेजॉरिटी का केस था, 44 ने क्या इसको बना दिया स्पेशल मेजॉरिटी। और साथ में ही देखिए अगर एक बार दोनों हाउसेज ने नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया तो उसके बाद फिर 6 मंथ करके इंडेफिनेट पीरियड तक नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू रखा जा सकता है। लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला कि अगर हर 6 मंथ इसको कंटिन्यू करना है तो उस केस में पार्लियामेंट की भी अप्रूवल चाहिए होगी। एक बार 6 मंथ का पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके नेक्स्ट 6 मंथ के लिए पार्लियामेंट को अलग से अप्रूवल देनी होगी, एंड दैट टू विद स्पेशल मेजॉरिटी टू कंटिन्यू दिस नेशनल इमरजेंसी फॉर एन अदर पीरियड ऑफ 6 मंथ। नेक्स्ट इसने चीज़ें ऐड करी डिसअप्रूवल से रिलेटेड या फिर
नेशनल एमरजेंसी को रिवोक करने से रिलेटेड। देखिए 3 केसेस बनते थे नेशनल एमरजेंसी को रिवोक करने से रिलेटेड। पहला तो है कि सिंपल प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक और प्रोक्लामेशन को इशू करके इसको डिसअप्रूव कर देंगे या फिर इसको रिवोक कर देंगे। सेकंड जो केसेस हैं ये वाले दोनों, ये 44 अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड करे हैं। पहला क्या है कि लोकसभा एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करेगी पार्लियामेंट में या फिर हाउस में और कहेगी कि आप नेशनल एमरजेंसी को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, ये वाला केस भी। और जो ये वाला 1/10 मेंबर, लोकसभा के 1/10 मेंबर प्रेसिडेंट को या फिर स्पीकर को, इनको एक रिटर्न नोटिस देंगे कि नेशनल एमरजेंसी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। ये वाला केस भी 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही इंट्रोड्यूस करा गया था। अब चीज़ें हैं रिलेटेड कि नेशनल एमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंस क्या हैं ऑन फंडामेंटल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 2 आर्टिकल है नेशनल एमरजेंसी के जितने भी इफेक्ट्स होंगे, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। 358 कहता है कि नेशनल एमरजेंसी की ड्यूरिंग, जब नेशनल एमरजेंसी लगी हुई है तो उस केस में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। इसके लिए किसी भी अलग से कोई भी अलग से ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं है। और आर्टिकल 359 क्या कहता है कि आर्टिकल 19 को छोड़कर जितने भी बाकी फंडामेंटल राइट्स बचते हैं, अगर उनकी इन्फोर्समेंट को, यहाँ पर बात करी गई है इन्फोर्समेंट की, आर्टिकल 359 कहता है कि बाकी के फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को एक अलग से ऑर्डर निकालना होगा। अब 44 अमेंडमेंट ने क्या चेंजेस करी कि 358 में अगर आर्टिकल 19 को सस्पेंड करना है तो सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स हो सकती हैं, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। मतलब कि आर्म्ड रिबेलियन के केस में आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं करा जा सकता। और 44 ने ऐड करा कि जितने भी लॉज या फिर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन एमरजेंसी से रिलेटेड लिया गया है, सिर्फ वो ही इम्यून होंगे जुडिशियल रिव्यू से। बाकी जितने भी लॉज या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन एमरजेंसी से रिलेटेड नहीं थे, दोज एक्शंस एंड लॉज विल नॉट बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। और आर्टिकल 359 में क्या चेंजेस लाए गए बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट। देखिए यहाँ पर पहले ये क्या कहता था 359 कि कोई भी और जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी इन्फोर्समेंट को प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल कर सस्पेंड कर सकता है। लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला कि किसी भी फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड तो करा जा सकता है, बट आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं करा जा सकता। इनकी एनफोर्समेंट को सस्पेंड नहीं करा जाएगा थ्रू आर्टिकल 359। तो ये चेंजेस थी रिलेटेड टू नेशनल एमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल से सिंपल है कि हमें पता है कि वैसे अगर एक बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है तो मैक्सिमम पीरियड जिस टाइम तक प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रह सकता है तो वो है 3 ईयर। लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला कि अगर 1 साल के बाद इस प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करना है तो उस केस में 2 कंडीशंस होनी चाहिए। अगर तो ऑलरेडी नेशनल एमरजेंसी लगी हुई है तब इसको बियॉन्ड 1 ईयर कंटिन्यू करा जा सकता है। और दूसरी कंडीशन है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोले दैट कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव फॉर होल्डिंग इलेक्शंस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि वहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते तो उस केस में भी बियॉन्ड 1 ईयर प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करा जा सकता है। ये सिंपल है कि प्रेसिडेंट रूल में पहले ये कहा जा सकता है कि कहा जाता था अंडर थ्रू 38 अमेंडमेंट एक्ट कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन ही फाइनल है। लेकिन 44 ने इस आर्टिकल को, इस अमेंडमेंट को भी रिमूव कर दिया। तो अब प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। फाइनेंशियल एमरजेंसी से भी रिलेटेड सेम ही है 38 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हटा दिया गया कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है वो इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से। तो ये चेंजेस थी एमरजेंसी प्रोविजंस तक जो कि लेके आया था 44 अमेंडमेंट एक्ट। अब हमने देखना है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सबसे पहले तो इसको लिया गया है यूके से। यूके का कॉन्सेप्ट है, इंग्लैंड से इसको लिया गया है। इसका मेन रैशनल है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर को बनाए रखना। अब हमने समझना है कि टॉपिक है क्या। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसी पोजीशन है अंडर गवर्नमेंट
विच आइडली एन एमपी और एमएलए शुड नॉट बी होल्डिंग। मतलब कि जिस पोजीशन से एमपी एमएलएज, बेसिकली इनको लेजिस्लेटर्स बोला जाता है, इन लेजिस्लेटर्स के पास ये पोजीशन होनी नहीं चाहिए, बट ये लोग ये पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और इससे इन लोगों को कोई फाइनेंशियल या फिर पेक्यूनरी बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला जाएगा। जैसे कि झारखंड के सीएम के अगेंस्ट अभी भी ये केस चल रहा है कि जब उनके पास एक माइनिंग का पोर्टफोलियो था, उनके पास जब माइनिंग और फॉरेस्ट से रिलेटेड पोर्टफोलियो था, तो उन्होंने उस टाइम पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि माइनिंग लीज से रिलेटेड था, उस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने खुद को ही एलोकेट कर दिया। अब आइडली ये जो कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास नहीं जाना चाहिए था, बट उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था खुद को एलोकेट कर दिया। तो ये कहा जाता है, अब भी उनके अगेंस्ट ये केस है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पर उनको डिस्क्वालीफाई करा जाना चाहिए। हेमंत सोरेन करके उनका कुछ नेम है, झारखंड के सीएम, अब वो सीएम है, लेकिन इस बेसिस पर उनके ऊपर अभी भी केस कंटिन्यू है। देखिए अब ये केस क्या, अब ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितने भी एमपीज इन केस ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो इन लोगों का काम होता है एग्जीक्यूटिव, दैट इज कैबिनेट को अकाउंटेबल बनाना। कैबिनेट को अकाउंटेबल बनाने का काम होता है इन लोगों का, इन लेजिस्लेटर्स एमपी एमएलएज का। बट मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, देखिए ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, इनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस एग्जीक्यूटिव के पास होगी। जितने भी ये एमपीज एमएलएज इस एग्जीक्यूटिव को छोड़कर अगर हम सिर्फ पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट के जो बाकी के मेंबर्स होते हैं इस एग्जीक्यूटिव को छोड़कर उन मेंबर्स के पास कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज नहीं होती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि ये एग्जीक्यूटिव इन एमपीज को कहें, इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कहें कि मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे दूंगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट ऐसी पोजीशन दे दूंगा जिससे आपको पेक्यूनरी गेन्स हो, जिससे आपको मनी रिलेटेड या फिर कोई फाइनेंशियल एडवांटेजेस हो, तो आप मेरे ऊपर चेक नहीं रखोगे। जो मैंने करा है आप उससे रिलेटेड मेरे ऊपर चेक नहीं रखोगे, क्योंकि मैं आपको फाइनेंशियल एडवांटेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स डाइल्यूट हो गई है। कैसे? क्योंकि इस एमपी का काम क्या था, एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखना, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाने का काम था इस एमपी का या फिर इस लेजिस्लेटर का। बट अब वो खुद ही इस एग्जीक्यूटिव से इन्फ्लुएंस हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल गेन, बिकॉज ऑफ पेक्यूनरी बेनिफिट्स। तो जो इंसान अब खुद इन्फ्लुएंस हो चुका है, क्या वो इस एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रख पाएगा? क्या इसको वो अकाउंटेबल बना पाएगा? नहीं। तो ये जो होगी, ये सिचुएशन हो चुकी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, क्योंकि इस एमपी को जो भी पोजीशन इस एग्जीक्यूटिव ने दी है वो इसको होल्ड नहीं करनी चाहिए थी, बट क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव से इन्फ्लुएंस हो चुका है तो इसने इस मनी रिलेटेड बेनिफिट को होल्ड कर लिया है, इस पर्टिकुलर कोई पोजीशन को होल्ड कर लिया जिससे इसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स आ रहे हैं। इससे दो चीजें हो रही हैं। देखिए, एक तो ये जो लेजिस्लेटर होगा वो एग्जीक्यूटिव को अब अकाउंटेबल नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसी से ही तो उसने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए हैं। दूसरी, सेपरेशन ऑफ पावर भी जो है वो वायोलेट हो चुकी है, जो कि एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर हैं ये दोनों ही अपने अपने स्फीयर में काम करेंगे। एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर चेक रखेगा, ये वाला प्रिंसिपल भी वायोलेट हो गया। और साथ ही देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी अब इम्पैक्ट हो चुकी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे बनी रहेगी? तभी बनी रहेगी ना अगर लेजिस्लेचर जो होगा वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाएगा। अब वो लेजिस्लेचर के जितने भी मेंबर हैं वो खुद एग्जीक्यूटिव से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं, उनसे ऐसी पोजीशंस ले रहे हैं जिससे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं। तो वो कैसे एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रख पाएंगे? तो सारी की सारी चीजें ये इम्पैक्ट हो रही हैं और इसी चीज को ही बोला जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और इंडिया के केस में ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। जैसे कि झारखंड के सीएम के केस में बोला जाता है कि उन्होंने इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस जो सिचुएशन है उसका मिसयूज करा है, तो उनको डिस्क्वालीफाई करा जाए। अब देखते हैं इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, ये आर्टिकल्स
और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और ऐसे ही मींस के लिए भी, क्योंकि ये केस क्योंकि अब भी कंटिन्यू है, एक करंट इशू है, तो हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ऐसा डिफाइन नहीं करा गया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को मेंशन करते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 102 क्लॉज 1। ये कहता है कि अगर कोई एमपी, यहाँ पर ये जो 102 है ये पार्लियामेंट की बात करता है, अगर एमपी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो प्रेसिडेंट उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ है, एक है आर्टिकल 103, ये भी एमपी से ही रिलेटेड है। ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ने इस एमपी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने के लिए डिस्क्वालीफाई करना है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एड एंड एडवाइस के ऊपर ही काम करेगा। 102, 103 ये दोनों ही पार्लियामेंट के मेंबर से रिलेटेड है। और ऐसे ही है 191, 109, 91 और ऐसे ही 192, ये दोनों ही स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। 191 क्या कहता है कि अगर कोई एमएलए कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो उसको गवर्नर डिस्क्वालीफाई करेगा। 192 क्या कहता है कि गवर्नर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एड एंड एडवाइस पर ही किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करेगा अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। अब देखिए इसी से रिलेटेड ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी बात करी गई है क्लॉज 9A में, और इसी से रिलेटेड ही पार्लियामेंट ने एक लॉ भी इनएक्ट करा है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है कि अगर कोई एमपी या फिर कोई एमएलएज कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है या फिर किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो तो उस केस में उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करा जाएगा। ये कहता है क्लॉज 9A। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करी गई है, तभी तो जो झारखंड के सीएम है उनका बोला जाता है कि वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुए जो कि उनको आइडियली नहीं होना चाहिए था। और जो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 है ये कुछ इम्यूनिटीज देता है। ये क्या कहता है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये कहता है कि ऐसी सिचुएशंस जहां पर एमपी एमएलएस को डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो कौन सी सिचुएशंस होंगी इस एक्ट के अंदर पार्लियामेंट खुद बताएगा। जिन सिचुएशंस में इन एमपी एमएलएस को एग्जेम्प्ट करा जाएगा, ऐसी सिचुएशंस जो इस एक्ट के अंदर मेंशन करी जाएंगी, ऐसे ऑफिस जिनको होल्ड करने पर एमपी एमएलएस को डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा, उन ऑफिसर्स को इस एक्ट के अंडर ही बोला जाएगा। अब देखिए ये तो हो गए सारी की सारी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स, ये एक्ट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखना है। अब हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं बताया गया था कि कौन सी सिचुएशंस होंगी या फिर इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी जिसके बेसिस पर लोगों को या एमपी एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरु गोविंदा बासु वर्सेस शंकरी प्रसाद घोषाल केस, देखिए ये इंपॉर्टेंट केस है, नाम थोड़ा लंबा है बट आपको ये याद रखना है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट दिया था ये देखने के लिए कि कौन सी सिचुएशन जो होंगी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की सिचुएशन होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी अपॉइंटमेंट खुद गवर्नमेंट, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट का मतलब है एग्जीक्यूटिव, स्टेट के केस में ही और ऐसे ही पार्लियामेंट के केस में भी, दैट इज सेंटर के केस में भी, अगर कोई अपॉइंटमेंट खुद गवर्नमेंट ने करी है तो उसको भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। ऐसे ही अगर उस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रिमूवल या फिर डिसमिसल, बेसिकली अगर रिमूव करने की पावर भी सिर्फ गवर्नमेंट के पास है तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही होगा। और अगर जितनी भी रेम्यूनरेशन है, जो भी रेम्यूनरेशन का सोर्स है वो गवर्नमेंट से आ रहा है तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। ऐसे ही अगर जो भी ऑफिस होल्डर है जिसको भी गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है वो सोलली सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा है तो उस पोजीशन को भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। ऐसे ही अगर इस ऑफिस के ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है इस पर्टिकुलर ऑफिस के ऊपर, तो उस ऑफिस को भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही कंसिडर करा जाएगा। ये टेस्ट दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कि अगर कोई ऐसा ऑफिस है जिसको खुद गवर्नमेंट, जिसके ऊपर अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट ही करे, उससे रिलेटेड रिमूवल का पावर भी गवर्नमेंट के पास हो, जो भी इनकम आ रही है वो भी सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही आ रही हो, गवर्नमेंट के लिए ही वो इंसान काम करेगा और गवर्नमेंट के पास ही उस ऑफिस से रिलेटेड कंट्रोल होगा, तो ऐसे ऑफिस को ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड ही ना एक जया बच्चन का भी केस आया था कि जया बच्चन जी जो थी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रही थी, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक पोटेंशियल डॉक्ट्राइन दिया था। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ है बट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जया बच्चन जी से रिलेटेड ये केस है। जया बच्चन ने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करा हुआ था, तो जब वो केस चला था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पोटेंशियल डॉक्ट्राइन को दिया था रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जरूरी नहीं है कि कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो ही रहा हो। अगर कोई ऐसा ऑफिस है जिससे ये ऐसा हो कि इस ऑफिस से इन फ्यूचर भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, मतलब ये ऑफिस के पास ऐसा पोटेंशियल है कि इससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स यील्ड हो सकते हैं, तो उस ऑफिस को भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही कंसिडर करा जाएगा। अगर फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए अभी 2023 में इस ऑफिस से कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं आ रहे हैं, बट 2025 में अगर चांस है, अगर पोटेंशियल है इस ऑफिस के थ्रू फाइनेंशियल बेनिफिट्स आने का इन 2025, तो इस ऑफिस को भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही माना जाएगा, चाहे अभी इससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये तो सारी की सारी ओके केसेस वगैरह हो गए या फिर आर्टिकल्स। अब इससे रिलेटेड ना आपने ये भी याद रखना है कि जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट थी, क्योंकि अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करा गया, तो सेकंड एआरसी ने भी ऐसा बोला था कि कोई भी जितने भी ऑल द ऑफिसर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का इन्होंने बोला था क्योंकि एग्जीक्यूटिव से ही रिलेटेड है ना ये चीज़, तो ये सेकंड एआरसी ने बोला था कि ऑल द ऑफिसर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इन विच पब्लिक फंड्स आर इन्वॉल्व्ड, ऐसे जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिस हैं जिनमें पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व हों, उन सारे के सारे ऑफिसर्स को ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। ऐसा ही देखिए एक नेशनल कमीशन है ऑन नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमीशन ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दे देनी चाहिए टू प्रॉपरली डिफाइन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि अगर किसी एमपी एमएलए को इसके बेसिस के ऊपर डिस्क्वालीफाई करा जाता है तो किसकी एडवाइस पर होता है, वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस पर। तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि इन्हीं को ही पावर दे देनी चाहिए। सेकंड एआरसी ने बोला कि सारे ऑफिस एग्जीक्यूटिव के जिनमें पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व हों, वो सारे ऑफिसर्स को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, दोनों ही कवर हो गए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।